नमस्कार, मैं गार्गी सारस्वत एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार टारगेट विद अंकित के प्लेटफॉर्म पर। और हम अपना इंग्लिश पेडागोजी का जो प्रैक्टिस सेट है उसे कर रहे हैं। टारगेट हमारा वही है कि हम जल्दी से जल्दी अपने आप को इस लायक कर लें कि हमें एग्ज़ाम टाइम में डर न लगे। ठीक है ना साहब? बहुत बढ़िया, आ जाइए। ये क्लास आज आप जो है वो प्रीमियर पर देखोगे, यानी कि एक तरीके से रिकॉर्डेड क्लास देख रहे होगे। कारण बहुत स्पष्ट है बेटा जी, मुझे थोड़ा सा एक काम के लिए जाना पड़ गया है, लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी कि प्रैक्टिस छूटे। तो आ जाएं, फटाफट से काम करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज इंटरैक्शन हाइपोथेसिस मीन्स इन द लैंग्वेज लर्निंग? ये हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस बहुत पढ़ा है आपने, कृष्ण साहब भी बोलते थे, यहाँ लॉन्ग साहब कह रहे हैं इंटरैक्शन हाइपोथेसिस। यानी कहीं ना कहीं इंटरैक्शन का मतलब होता है बातचीत, अंतःक्रिया। क्या मतलब होता है? अंतःक्रिया या बातचीत। तो इंटरैक्शन हाइपोथेसिस का लैंग्वेज में मतलब होगा कि आप बातचीत करने के अवसर दो। लेकिन हम अभी कैसे कह सकते हैं, पहले पूरे ऑप्शंस देख लेते हैं। लर्नर्स इंटरैक्शन शुड बी आफ्टर द इनपुट हैव बीन फुल्ली रिसीव्ड टू लर्न अ सेकंड और फॉरेन लैंग्वेज। कह रहे हैं द्वितीय या विदेशी भाषा को सीखने के लिए बच्चों का इंटरेक्शन कब हो, बातचीत कब हो, अंतःक्रिया कब हो? जब उन्हें टीचर या कोई भी व्यक्ति पूरी तरीके से सारे इनपुट प्रॉपरली दे चुका हो। इनपुट का मतलब निर्देश दे चुका हो। कम्युनिकेशनल एनवायरनमेंट टेक प्लेस थ्रू इंटरेक्शन फॉर लैंग्वेज लर्निंग। बोल रहे हैं संवेदात्मक वातावरण बनेगा अगर हम क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, यानी बातचीत करेंगे। लर्नर्स डू नॉट इंटरेक्ट बेस्ड ऑन द इनपुट ऑफ अ सेकंड और फॉरेन लैंग्वेज। यानी लर्नर्स जो हैं वो क्या नहीं करते, इंटरैक्ट नहीं करेंगे सेकंड लैंग्वेज में, बातचीत नहीं करेंगे सेकंड लैंग्वेज में, चाहे उन्हें कितने भी क्या दे दिए जाएं, इनपुट्स दे दिए जाएं। लर्नर नीड टू इंटरैक्ट बेस्ड ऑन द इनपुट इन ऑर्डर टू लर्न अ सेकंड और फॉरेन लैंग्वेज। कि लर्नर्स को क्या करना होगा, इंटरैक्ट करना होगा। किस लिए इंटरैक्ट करना होगा? ताकि इनपुट्स के बेसिस पर इंटरैक्ट करना होगा, ताकि वो क्या सीख सकें, ताकि वो सीख सकें आपके फॉरेन या सेकंड लैंग्वेज को। इंटरेक्शन हाइपोथेसिस का मतलब क्या है? बिल्कुल सही, मुझे पता है आप यहीं आओगे कि लर्नर्स इंटरैक्ट करेंगे किसके बेसिस पर, इनपुट के बेसिस पर, ताकि वो सेकंड भाषा या द्वितीय भाषा को सीख सकें। इंटरेक्शन हाइपोथेसिस यानी इंटरेक्शन इनपुट, टीचर निर्देश देगा उसके आधार पर या कुछ हिंट देगा जिसके आधार पर बच्चे इंटरैक्ट करेंगे और द्वितीय भाषा को सीखेंगे। ये नहीं कि इंटरैक्ट नहीं करेंगे, ये तो इसलिए कट गया। ये कह रहे हैं कम्युनिकेशनल एनवायरनमेंट होगा अगर इंटरेक्शन होगा लैंग्वेज लर्निंग के लिए। अरे भैया, इंटरेक्टिव हाइपोथेसिस का मतलब आपको इनपुट दिया जाएगा टीचर के माध्यम से, फिर आप इंटरेक्शन करोगे। ये इंटरेक्शन थ्योरी लॉन्ग साहब लेकर आए थे कब? 1983 में। और ये क्रैशन साहब से बहुत हद तक क्या थे, उनकी बातों से प्रेरित थे, उनकी बातों से सहमत थे। जैसे क्रैशन ने, आपको पता ही है, इनपुट हाइपोथेसिस दिया जिसमें आप I+1 थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाते हो। उन्होंने अफेक्टिव हाइपोथेसिस दिया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर माइकल लॉन्ग ने भी आपका इंटरेक्शन हाइपोथेसिस दिया, जिसमें वो कहते हैं कि अगर टीचर थोड़ा सा इनपुट देगा, थोड़ा सा निर्देश देगा, मदद करेगा, तो बच्चा इंटरेक्शन करके, बातचीत करके सेकंड लैंग्वेज सीख जाएगा। इनपुट का मतलब क्या है? लिंग्विस्टिक फॉर्म यूज बाय द इंटरेक्शन। इंटरेक्शन करने में, बातचीत करने में आप क्या करो, भाषाई रूपों का प्रयोग करो, टेंसेस का प्रयोग करो। कैसे आपको एक्सपेंशन करना है, कैसे आपको चीज़ों को रिपीट करना है, कैसे उन्हें और विस्तारित करना है, एक्सप्लेन करना है, इसे कहते हो इंटरेक्शन हाइपोथेसिस में इनपुट देना। तो इनपुट क्या है बेटा? टीचर के माध्यम से दिया गया इनपुट इंटरेक्शन में मदद करेगा, क्योंकि बच्चा बात को विस्तारित तरीके से समझ पाएगा, रिपीट कर पाएगा और साथ ही साथ क्या कर पाएगा, क्लैरिफिकेशन भी कर पाएगा। फिर नेक्स्ट है, व्हाट डज मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स मीन्स? मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब क्या है? जब आप कहते हो मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुभाषावाद एक रिसोर्स है
तो इसका मतलब क्या है? जब आप कहते हो बहुभाषावाद एक रिसोर्स है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या ये है, मेकिंग यूज ऑफ द लर्नर लैंग्वेज फॉर टीचिंग लैंग्वेज, कि जो बच्चे की भाषा है आप उसे टीचिंग की भाषा बनाओ, या यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ द लर्नर एज मेथड ऑफ टीचिंग फॉर साइंस एंड लैंग्वेज, साइंस और लैंग्वेज पढ़ाने में आप लर्नर की भाषा का प्रयोग करो, या लर्नर की फैमिली लैंग्वेज को आप क्लासरूम में यूज करो, या टेक्स्ट, आइडियाज, प्रैक्टिस और कल्चरल एस्पेक्ट जो हैं ऑफ लैंग्वेज ऑफ द लर्नर इन द क्लासरूम, आप उनका सबका इस्तेमाल करो। तो आप बताएंगे कि क्या आपका सबसे बेस्ट लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप यही कहेंगे कि मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब है आप बच्चे की भाषा का क्लासरूम में प्रयोग करते हो, बच्चे के विचारों का, बच्चे के टेक्स्ट, बच्चे की प्रैक्टिसेस, भाषा की प्रैक्टिसेस, भाषा का कल्चरल एस्पेक्ट, आप सभी को शामिल करते हो। ठीक, नेक्स्ट, लर्नर कैन रीच लेवल ऑफ अचीवमेंट, बच्चे जो हैं वो अचीवमेंट के लेवल तक पहुंच सकते हैं विच दे वुड बी अनेबल टू रीच इंडिपेंडेंटली, वो इंडिपेंडेंटली वहां तक नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन अब वो पहुंच सकते हैं विद सपोर्ट फ्रॉम अदर, अब उन्हें जो सपोर्ट मिल रहा है उसके बाद वो उस लेवल तक पहुंच सकते हैं, अचीव कर सकते हैं जो वो पहले अचीव नहीं कर पा रहे थे। इस अजम्पशन को लैंग्वेज लर्निंग में क्या कहा जाएगा? इनपुट हाइपोथेसिस, आउटपुट हाइपोथेसिस, इंटरेक्शन हाइपोथेसिस, या स्केफोल्डिंग? तो जाहिर सी बात है जितना बच्चा कर रहा है उसके बाद बच्चा वहां तक पहुंच गया जहां तक वो कर सकता था, जो अचीव कर सकता था, और इसके बीच का अंतर ZPD है। तो ये जो अजम्पशन है, ये जो मदद है, इसे क्या कहेंगे? इसे कहोगे, इस मदद को स्केफोल्डिंग हाइपोथेसिस कहते हो। और इस टर्म को लेकर कौन आए? वाइगॉत्स्की लेकर आए। क्या लेकर आए बेटा जी? वाइगॉत्स्की इस टर्म को लेकर आए हैं। नेक्स्ट, मेगा बॉट एन ओवन, मेगा ने एक ओवन खरीदा। शी वॉन्टेड टू लर्न हाउ टू ऑपरेट इट, अब जानना भी तो पड़ेगा कैसे चलता है। शी बिगिन टू रीड द इंस्ट्रक्शन स्पेशली टू नो विच बटन टू ऑपरेट एंड रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस टू ऑपरेट द ओवन। ठीक है, हाँ, तो अब वो क्या कर रही है? शी बिगिन टू रीड द इंस्ट्रक्शंस स्पेशली, अब वो इंस्ट्रक्शंस को पढ़ रही है ताकि कैसे ऑपरेट बटन काम करता है, कैसे ओवन को ऑपरेट किया जाता है, हर चीज़ की डिटेल वो पता लगा सके। तो ये रीडिंग की सब स्किल क्या कहलाएगी? स्कैनिंग, प्रिडिक्टिंग, स्कीमिंग, कॉम्प्रिहेंडिंग? देखो भैया ये क्या कहलाएगी? स्कैनिंग, क्योंकि वो हर डिटेल को पढ़ रही है। क्या कर रही है? हर डिटेल को रीड कर रही है, वो बहुत ध्यान से पढ़ेगी। और स्किमिंग होता तो सरसरी नज़रों से पढ़ना होता, सरसरी नज़र से पढ़ना, हाँ अपने इंजॉयमेंट के लिए पढ़ा, ऐसे ही हम आपको उस डिटेल का कुछ नहीं करना। लेकिन यहाँ आप ध्यान से पढ़ोगे, पीले बटन को दबाएं, दबा दिया, अब 2 मिनट का इंतजार करें, करा, बीप की आवाज़ आने पर अपना आपको टेम्परेचर सेट करना है, कर दिया, फिर उसके बाद विद इन 2 मिनट आपका मामला सही होके सामने आ जाएगा। ठीक है साहब, नेक्स्ट, अ टीचर कंडक्ट अ डिक्टेशन, एक टीचर ने क्या कराई बेटा? डिक्टेशन कराई है क्लास में। ठीक है, और विद 5 सेंटेंसेस, साइंस 5 सेंटेंसेस की डिक्टेशन कराई। उसने 5 सेंटेंसेस को 2 बार बोला, बच्चों का सेंटेंस एग्जैक्टली वही लिखे जो उसने बोले हैं। तो ये स्ट्रेटेजी क्या कहलाएगी? ये मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी देखो, डिक्टेशन देखो, डिक्टेशन शब्द देख लो, MCQ देखो, MCQ देखो, चर्चा देखो, चर्चा, तो तुरंत समझ लेना ये बॉटम से अप चल रहे हैं, बॉटम से अप। क्योंकि पहले डिक्टेशन की ध्वनि बच्चे के कान में जाएगी, ध्वनि कान में जाएगी, ध्वनि से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक चल रहे हो, अंश से पूर्ण तक चल रहे हो, अंश से पूर्ण तक चल रहे हो, तो इसे क्या कहते हैं? बॉटम अप। आपको याद होगा मैंने CDP में भी इसका प्रैक्टिस सेट लिया था और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको रटाया था। अगर आप उसको नहीं देख पाए हों तो मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक बार वो 25 मिनट लगा के बॉटम अप और टॉप डाउन ज़रूर देख लेना। जो भी नया बच्चा है एकदम आत्मा तृप्त हो जाएगी, आत्मा मतलब ऐसी हो जाएगी कि तुम्हें मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना ध्वनि शुरू होती है अक्षर, फिर वर्ण आएगा, फिर आपका शब्द आएगा,
फिर वाक्य आएगा, तो किससे कहानी आएंगे। ऐसे चलती है बॉटम अप, नीचे से ऊपर। हियर इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन राहुल एंड करुणा। राहुल और करुणा में क्या हो रही है, बातचीत हो रही है। ठीक साहब, रीड लिसन टू इट केयरफुली एंड से द पर्पस ऑफ इंटरेक्शन। इसे ढंग से पढ़ो या सुनो और फिर बताओ कि इनके बातचीत का पर्पस क्या है। राहुल, हेलो, हाउ आर यू, वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थी, कुड नॉट सी यू फॉर मोर देन अ वीक, तुम्हें एक हफ्ते से नहीं देखा। पर्सन टू कह रहा है, फाइन, आई वॉज आउट ऑफ द टाउन, आई विजिटेड माई पेरेंट्स इन माई विलेज, हाउ आर यू, मैं भाई बाहर था, ठीक हूँ, पेरेंट्स के साथ गाँव गया था, तुम कैसे हो। करुणा पूछती है, हाउ आर योर पेरेंट्स, तुम्हारे पेरेंट्स कैसे हैं। राहुल कहता है, वो फाइन है, दे आर फाइन, थैंक यू। तो ये किस तरीके का कम्युनिकेशन है भाई, क्या पर्पस है इस कम्युनिकेशन का। इंफॉर्मेटिव है, इंटरेक्शन है, ट्रांजैक्शनल है, इंटरपर्सनल है, क्या है, किस तरीके का कम्युनिकेशन है, आपको बताना है इस कम्युनिकेशन का। और मैं 1-2 मिनट तो दे ही दूं आपको, ताकि आप किसी भी तरीके की समस्या में न फंसें, एटलीस्ट बता तो पाए ही हैं कि इसका पर्पस क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है। इंफॉर्मेशन प्राप्त करना इसका, भाई इंफॉर्मेशन तो हाय हेलो वाली है, ऐसे थोड़ी ना है कि नीट का पेपर कब है, नीट का पेपर या सीटेट का पेपर कब है, सीटेट का पेपर का एग्जाम, तो वो इंफॉर्मेशन थोड़ी ना है, तो हाय हेलो पूछना है। तो क्या है, इंटरेक्शन है, क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, अंतः क्रिया हो रही है। फॉर्मल बातचीत है, इनफॉर्मल अंतः क्रिया हो रही है। नॉर्मल कन्वर्सेशन है, क्या है बेटा, नॉर्मल कन्वर्सेशन है। नेक्स्ट, फॉर्म। फॉर्म क्या होती है बेटा, जैसे आप बोलते हो ना विराट कोहली फॉर्म में चल रहा है, फॉर्म का मतलब स्ट्रक्चर, एक संरचना, एक ढांचा। तो फॉर्म ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट, यानी आप इनपुट निर्देश दे रहे हो लैंग्वेज में जो फॉर्म ओरिएंटेड है। इसका मतलब आप बता रहे हो कि ग्रामर के कौन से रूल लगेंगे, ग्रामर के रूल बता रहे हो, आप बता रहे हो कौन सी, आप बता रहे हो कौन सी, आप क्या बता रहे हो, कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी, ये स्ट्रक्चर बता रहे हो आप, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, ठीक है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, आप ये बता रहे हो। तो फॉर्म ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट और लैंग्वेज लर्निंग आर, लैंग्वेज लर्निंग में जो फॉर्म ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट दिए जाते हैं वो क्या हैं, मेकिंग मीनिंग ऑफ द इनपुट्स, या फोकसिंग ऑन द इंफॉर्मेशन, या पर्पस ऑफ द इनपुट फॉर लर्निंग राइटिंग, या प्रोनाउंसिएशन, वोकेबलरी और ग्रामर से जुड़े हैं। क्योंकि यही है लैंग्वेज का फॉर्म, फॉर्म ओरिएंट करना, लैंग्वेज का स्ट्रक्चर ओरिएंट करना, लैंग्वेज का स्ट्रक्चर बनाना। देखो, फॉर्म ओरिएंटेड इनपुट फोकस करते हैं लैंग्वेज की संरचना पर, यानी आप लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, भाषाई दक्षता, आपका डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस, प्रवचन दक्षता, आपकी सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, समाज के साथ भाषा का प्रयोग करने की दक्षता और स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस पैदा हो जाए। तो जब भी आए फॉर्म ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट, यानी टीचर इनपुट दे रहा है, निर्देश दे रहा है, लेकिन किससे रिलेटेड दे रहा है, ताकि आप भाषा का फॉर्म, फॉर्मेशन समझ सको। तो आप भाषा की वोकेबलरी, आप भाषा की ग्रामर, आप भाषा का प्रोनाउंसिएशन समझो। Word that we use in writing and speaking in the context of vocabulary are known as, आप vocabulary के वो शब्द जिनको आप बोलने में और राइटिंग में यूज करते हो, दो तरीके की vocabulary बताई थी, एक बताई थी एक्टिव और एक बताई थी पैसिव, एक बताई थी एक्टिव, एक बताई थी पैसिव। पैसिव वोकेबलरी आप मीनिंग तो जानते हो, मीनिंग जानते हो लेकिन यूज नहीं करते हो, मीनिंग जानते हो लेकिन यूज नहीं करते, लेकिन न लिखने में न पढ़ने में, लेकिन आप यूज नहीं करते, वो शब्द का यूज नहीं करते, ठीक है। तो आप ना लिखने में प्रयोग करते हो ना पढ़ने में करते हो, तो वो पैसिव वोकेबलरी है। एक्टिव वोकेबलरी जिसे आप प्रयोग करते हो, तो भैया जाहिर सी बात है जिस वोकेबलरी को आप राइटिंग और स्पीकिंग में यूज कर रहे हो, तो वो कौन सी है, रिसेप्टिव नहीं प्रोडक्टिव वोकेबलरी है। कैसी वोकेबलरी रहेगी, प्रोडक्टिव, क्योंकि एक्टिव वोकेबलरी है। वर्ड वी रिकॉल व्हेन वी हियर और रीड नहीं, वर्ड वी रिकॉग्नाइज एज वी रीड और लिसन,
ये कह रहे हैं कि हम शब्दों को पहचानते हैं जब हम पढ़ते हैं और सुनते हैं, नहीं, रिसेप्टिव वोकेबलरी भी नहीं है, आप उसका प्रयोग कर रहे हो, आप उसको यूज कर रहे हो, तो वो एक्टिव वोकेबलरी है, आप उसे प्रोडक्टिव वोकेबलरी बोलोगे। वोकेबलरी का एक्विजिशन यानी वोकेबलरी का अर्जन, अर्जन जो बैठ के कॉपी पेंसिल से सीखा नहीं, रट्टे नहीं मारे, वोकेबलरी का अर्जन टेक प्लेस थ्रू इंटरलाइजिंग द वर्ड चंक। आप क्या करते हो, छोटे छोटे चंक्स, शब्दों को जोड़ जोड़ कर, शब्दों अक्षरों को जोड़ जोड़ कर वोकेबलरी का अर्जन करते हो, इंटरलाइज करते हो चंक्स को, छोटे छोटे अक्षरों को, शब्दों को जोड़ जोड़ कर आप वोकेबलरी का, आप शब्दों का अर्जन करते हो। ये क्या बताता है, कम्युनिकेटिव अप्रोच, वर्ड वेब, लेक्सिकल अप्रोच या कोलोकेशन, क्या कहलाएगा? देखो कोलोकेशन तो क्या होता है, जिसे आप बोलते हो सह संयोजक, हिंदी में सह संयोजक। कोलोकेशन क्या होता है कि आप साथ साथ दो शब्द बोलते हो, साथ साथ शब्द आते हैं जनरली, लेकिन मीनिंग अलग है, शब्द आते हैं लेकिन मीनिंग अलग है, लेकिन मीनिंग क्या होगा, अलग होगा, लेकिन मीनिंग क्या होगा बेटा जी, मीनिंग अलग होगा। जैसे आप बोलते हो फास्ट फूड, तो फूड का मतलब खाना और फास्ट का मतलब तेज, तो इसका मतलब तेज खाना थोड़ी ना होता है, इसका मतलब तेज खाना थोड़ी ना है, इसका मतलब क्या है, ऐसा खाना जो जल्दी से तैयार होता हो, फास्ट फूड, बर्गर पिज्जा बुज्जा उज्जा, ये वाला मामला। तो इन्हें ऐसे शब्दों को कोलोकेशन कहते हो। आप यहाँ पर क्या बताओगे कि भैया जब आप वर्ड चंक्स को इंटरलाइज कनेक्ट करते हो तो उसके बाद आप वोकेबलरी का अर्जन करते हो, क्या इसका शब्द क्या होगा, इसे आप कहते हो लेक्सिकल अप्रोच, लेक्सिकल अप्रोच कहते हो। लेक्सिकल अप्रोच ये कहती है कि आप वर्ड के चंक्स को मिलाकर आप इंडिपेंडेंट शब्द बनाते हो, मेकिंग द इंडिपेंडेंट, मेकिंग ऑफ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वर्ड्स, इंडिपेंडेंट्स वर्ड्स। लेक्सिकल वर्ड्स वो शब्द हैं जिनके अपने आप में मीनिंग है, लेक्सिकल वर्ड्स। तो लेक्सिकल अप्रोच माइकल लुइस ने अप्रोच की थी ये 1993। लेक्सिकल में नॉट ओनली सिंगल वर्ड, आप वर्ड का कॉम्बिनेशन चंक्स का यूज करते हो, दैट द पीपल स्टोर इन देयर मेंटल लेक्सिकन, अपने दिमाग में उनका अर्जन करते हैं बच्चे, ठीक। लेक्सिकल वर्ड वो होते हैं इनका इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है, जैसे आपने बोला पेन, तो पेन का अपने आप में इंडिपेंडेंट मीनिंग है। आपने बोला फूड, फूड का अपने आप में इंडिपेंडेंट मीनिंग है। तो नाउन में भी लेक्सिकल वर्ड होते हैं, वर्ब में, आपके एडजेक्टिव एडवर्ब में, सभी में होते हैं, ठीक साहब। तो ऐसे शब्द हैं जिनका अपने आप में इंडिपेंडेंट मीनिंग है। क्लियर हुआ? ठीक है, आ जाओ। और ये रहा कोलोकेशन, ये रहा कोलोकेशन। कोलोकेशन का एग्जाम्पल कि आप शब्दों को साथ में बोलते हो समझाने के लिए। जैसे आपने बोला हैवी रेन, आपने क्या बोला, हैवी रेन बोला। आप हालांकि बोलना क्या चाह रहे हो, बहुत तेज बारिश, तो फास्ट रेन नहीं बोला, स्ट्रॉन्ग रेन नहीं बोला, आपने बोला हैवी रेन। लेकिन हैवी रेन क्या बारिश भारी थी, बारिश क्या भारी थी, बूंदे क्या बहुत ज्यादा भारी थी? तो कोलोकेशन क्या है, सह संयोजक, आप शब्दों को साथ में जोड़कर बोलते हो लेकिन उनका मीनिंग वो नहीं होता है, ठीक साहब। क्लियर? आ जाइए। नॉलेज अबाउट द फॉर्म डिस्क्राइबिंग एंड अप्लाइंग इट इन लिमिटेड प्रैक्टिस इज, आप जब क्या करते हो, सेंटेंस की, लैंग्वेज की फॉर्म के बारे में जानते हो, उसको डिस्क्राइब करते हो, उसको अप्लाई करते हो, लिमिटेडली ही अप्लाई करते हो, तो आप उसे क्या बोलते हो, प्रोसीजरल नॉलेज, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, ग्रामर कम्युनिकेशन में प्रयोग, या डिक्लेरेटिव नॉलेज। देखो डिक्लेरेटिव नॉलेज यानी विवरणात्मक, ठीक है, ज्ञान, वर्णात्मक ज्ञान जिसे बोलते हो, डिक्लेरेशन करना, वर्णात्मक, ठीक है। तो आप इस नॉलेज के अंदर जो भी आपने जो भी देखा, जो भी सीखा, उसको आप डिस्क्राइब करते हो। लिमिटेड प्रैक्टिस में आप ग्रामर के फॉर्म को अप्लाई करते हो, यहाँ आप डिक्लेरेशन करते हो, यानी यहाँ पर आप घोषणा करते हो, घोषणात्मक ज्ञान इसे कहा जाता है, ठीक है साहब। आइए
इसका उद्देश्य क्या है? बच्चे के लिए भाषा संरचना विकसित करना, ये बच्चे को व्याकरण के नियम का वर्णन करने और उसे लागू करने में सक्षम बनाता है। डिक्लेरेशन करना। A learner learns to write by undergoing the stage of jotting down idea. बच्चा क्या कर रहा है कि बच्चा लिखना चाह रहा है, तो सबसे पहले वो अपने आइडियाज को जॉटिंग डाउन कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, फिर एक आउटलाइन बनाता है कि मैं ये पॉइंट लिखूंगा, फिर पहला ड्राफ्ट लिखता है और उसके बाद आगे काम करता है। इसे आप क्या बोलते हो? प्रोडक्ट अप्रोच टू राइटिंग, या प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग, साइंटिफिक अप्रोच लिखने की, या क्रिएटिव वे ऑफ राइटिंग? इसे आप बोलते हो प्रोसेस अप्रोच, क्योंकि ये क्या है? राइटिंग की प्रोसेस है। कि पहले इंसान क्या करता है? राइटिंग की प्रोसेस है कि पहले व्यक्ति क्या करता है? आइडियाज़ को कलेक्ट करता है, फिर आउटलाइन करता है, फिर उनको ड्राफ्ट करता है, फिर उनको क्या करता है? एक तरीके से रिव्यू करता है, फिर उनको एडिट करता है, फिर उसके बाद उनकी फाइनल ड्राफ्टिंग करता है। तो इस तरीके से बच्चा जब करता है तो इसे आप क्या कहते हो? इसे आप कहते हो प्रोसेस है। राइटिंग की क्या है? प्रोसेस है। अ लर्नर अंडरस्टैंड द लर्निंग ऑफ अ लैंग्वेज थ्रू डेलिबरेट मीन्स इज, एक बच्चा undertake the language learning of a language through deliberate means, एक बच्चा undertakes the learning of language, वो भाषा को सीखता है, अधिगम करता है, थ्रू डेलिबरेट मीन्स, जानबूझकर इस्तेमाल किए गए साधनों से, तो इसे लैंग्वेज की लर्निंग बोलेंगे। यानी एक बच्चा भाषा कैसे सीख रहा है? जानबूझकर सीख रहा है, डेलिबरेटिव वे में भाषा सीख रहा है, तो इसे लैंग्वेज का एक्विजिशन बोलोगे, लैंग्वेज की लर्निंग बोलोगे, या लैंग्वेज सिस्टम की लर्निंग बोलोगे, या ग्रामर का एक्विजिशन बोलोगे। जानबूझ के सीख रहा है ना, डेलिबरेटली, तो एक्विजिशन कैसे होगा? लैंग्वेज लर्निंग है। एक्विजिशन तो कैसा होता है? ऑटोमेटिकली होता है, डेलिबरेटली नहीं होता, सबकॉन्शियसली होता है। सहज तरीके से आपको कोई एफर्ट नहीं डालने पड़ते, एफर्टलेसली होता है, एफर्टलेसली आप सीख जाते हो। नेक्स्ट, जितने भी फॉर्मेटिव असेसमेंट हैं वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है? नहीं, वो तो ऐसे हो गया। असेसमेंट वाइल लर्निंग है? नहीं। असेसमेंट एज लर्निंग है? असेसमेंट एज लर्निंग तो सेल्फ असेसमेंट होता है, सेल्फ असेसमेंट की जब आप खुद का मूल्यांकन करते हो। या असेसमेंट फॉर लर्निंग है? क्या है? असेसमेंट फॉर लर्निंग, जिसमें आप अपनी कमियों को दूर करते हो। एक टीचर ब्रिंग्स इन मैनी टॉयज फ्रॉम हर होम, टीचर अपने घर से बहुत सारे टॉयज लेके आया, बच्चों को कहा कि भैया ब्रिंग ऑब्जेक्ट, अपने अपने घर से आप भी ऑब्जेक्ट लेकर आओ और फिर हम टीएलएम बनाएंगे। तो ये सब क्या होंगे? इसे टीचिंग एड्स कहोगे, रियलिया कहोगे, टॉय पेडागोजी कहोगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लर्निंग कहोगे, क्या कहोगे इसे? बहुत बढ़िया, मुझे उम्मीद है आप ढंग से बता पाओगे। टीचर अपने घर से टॉयज लेकर आया, बच्चों से भी कहा कि आप भी घर से ऑब्जेक्ट लेकर आओ ताकि हम टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस में उसे उपयोग करेंगे। इसे बोलेंगे रियलिया। यानी ऐसे टीएलएम, ऐसे टीएलएम, ऐसे टीएलएम जो रियल लाइफ से कनेक्ट हों, जो रियल लाइफ से जुड़े हों। तो टॉयज रियल लाइफ से जुड़े हुए हैं तो वो रियलिया है। बच्चे भी अपने घर से कंगा लेकर आए, रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। बच्चे भी अन्य चीज़ें लेकर आए, रियल लाइफ से जुड़ी हुई हैं, तो रियलिया बोलते हैं। टीचिंग एड्स आप जानते ही हो, टीएलएम उन्हें बोलते हैं। टॉय पेडागोजी कि आप खिलौने के द्वारा पढ़ा रहे हो, ये नहीं होगा, रियलिया कहा जाता है उनको। ये सारे जो आप ऑब्जेक्ट लेकर आए हो रियलिया कहलाएंगे, रियल ऑब्जेक्ट हैं, रियल लाइफ से कनेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, अ टीचर ऑफ क्लास 7th वो अपने लर्नर से कहता है कि भैया हम नियर बाय सिटी की एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं। लर्नर को प्लान करना है कि उन्हें बस की बुकिंग करनी है, क्या आइटनरी लेकर जानी है, कहाँ कहाँ रुकेंगे, कहाँ खाना खाएंगे। दिस टेक प्लेस इन ग्रुप ऑफ 5, और 5-5 के ग्रुप बना दिए। लेटर द ग्रुप शेयर एंड फाइनलाइज द टूर प्रोग्राम। अब लर्नर्स ने अपना टूर का प्रोग्राम फाइनलाइज करके सर को बताया। व्हाट इज द पीस ऑफ वर्क कॉल्ड इन लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग? इसे क्या कहेंगे? लैंग्वेज लर्निंग टास्क, क्लास डिस्कशन फॉर लैंग्वेज लर्निंग, ग्रुप लैंग्वेज जनरेशन, या ब्रेन स्टॉर्मिंग? क्या करा है इन सारे बच्चों ने जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम वहाँ जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए, तो उन्होंने खुद से डिसाइड किया है। लर्नर हैव टू प्लान, बच्चों को प्लान करना होगा
फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ बुकिंग अ बस कहाँ से बुक करेंगे, क्या पूरी आइटनरी रहेगी, और 5-5 के ग्रुप में बच्चे ये काम कर रहे हैं, बाद में वो शेयर करते हैं टूर का प्रोग्राम। इसको आप कहते हो लैंग्वेज लर्निंग टास्क। क्या कहते हो, क्लास डिस्कशन नहीं है, तो लैंग्वेज लर्निंग टास्क। क्या है, लैंग्वेज लर्निंग टास्क। लैंग्वेज लर्न करने के लिए आपने एक टास्क दिया, को लैंग्वेज सीखने के लिए टीचर ने एक टास्क दिया। ठीक सब, और यहीं आपका आज का खत्म होता है। बताइएगा ज़रूर 15 में से कितने बने, और बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल मिलेंगे। कल भी लेवल 2 की ही इंग्लिश पेडागोजी लेकर आऊँगी, और ध्यान ध्यान से देखना, अच्छे से समझने का प्रयास करना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।